नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि व्याकरण के साथ साथ मैं आप सभी लोगों के लिए साहित्य के भी कुछ वीडियो अवश्य लेके आऊंगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत ही जल्द हमें एलटी के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और एलटी वाली भर्तियां जल्द से जल्द आ सकती हैं। तो मित्रों, हम लोग एलटी के अनुसार ही अभी अपना पाठ्यक्रम चला रहे हैं साहित्य में। और जो व्याकरण है, व्याकरण में हमारी एलटी के साथ साथ जो भी आपका टीजीटी, सुपर टेट, टेट और अन्य राज्यों के भी जहाँ संस्कृत को महत्व, अर्थात जैसे रीट है, हमारा एमपी का टेट है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, जहाँ भी आपका टेट होता है और वहाँ जहाँ संस्कृत को सम्मिलित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार भी हम लोग अपने वीडियो को व्याकरण को चला रहे हैं। तो आप सभी लोग कृपया लाइव आके अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइव अवश्य देखा करें। तो आज मित्रों, हम लोग साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पूर्व मैं, जैसा कि हमारे मित्र जो लोग लाइव जुड़ते हैं, जैसे विपुल जी हैं, राही जी हैं, समीम मानव जी हैं, शिल्पी मिश्रा जी हैं, अजय गौड़, श्यामवीर और भी हमारे कई मित्र हैं, आशीष जी हैं, जो लाइव आकर हमारी वीडियो देखते हैं। तो मैं इन सभी मित्रों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। तो आप सभी को वीडियो, आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और जिन लोगों ने नहीं किया है मित्रों, कृपया वो सभी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे और आप लोग क्लास में उपस्थित हो सके। तो मित्रों, आज हम लोग साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने एलटी और टीजीटी दोनों के साहित्य के जो पाठ्यक्रम है, साहित्य का पाठ्यक्रम, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था मित्रों। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम के विषय में तो अध्ययन कर लिया था, साथ ही साथ आज हम लोग संस्कृत वाङ्मय के विषय में भी अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, एक बात और मुझे ध्यान आ रही, जैसे हमारी वीडियो एक समीम मानव जी जो राजस्थान से हैं, उन्होंने कमेंट किया था वीडियो में कि उन्होंने लिखा था कि मुझे संस्कृत में कुछ नहीं आता। तो जिन मित्रों को भी संस्कृत में कुछ नहीं आता है या जो लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियो देखी होंगी, आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं बहुत ही आसान शब्दों में सरल भाषा के माध्यम से और ऐसे उदाहरणों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे कि आप सभी को संस्कृत विषय में अधिक से अधिक अध्ययन और बहुत ही आसानी से आप सभी लोग कर सकें, उस चीज को समझ सकें। तो आप लोग कृपया डेली वीडियो को देखा करें और आप लोगों को संस्कृत में अवश्य ही सब कुछ आ जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए और साथ ही हमारी वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो आइए मित्रों, आज हम लोग संस्कृत साहित्य के विषय में अध्ययन करते हैं। तो साहित्य, वैसे तो हम लोगों ने, मैंने आपसे बोला था कि मैं किसी ग्रंथ को लेकर आऊंगी। तो आज हम मित्रों किरातार्जुनीयम जो हमारा ग्रंथ है, टीजीटी और एलटी दोनों में ही जो रखा गया है, उसको लेकर आए हैं। लेकिन उसका अध्ययन आरंभ करने से पहले हम जो संस्कृत वाङ्मय के कुछ प्रश्न है, अर्थात संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। तो जैसे मित्रों, हमारा जो संस्कृत साहित्य है या संस्कृत वाङ्मय जो हमारा है, संस्कृत वाङ्मय जो हमारा है, उसके मुख्य दो भेद मित्रों माने जाते हैं, दो भेद माने जाते हैं। अब वो दो भेद कौन से हैं? एक हमारा होता है अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक संस्कृत, और दूसरा हमारा है, पहला है हमारा अलौकिक संस्कृत, और जो मित्रों दूसरा भेद है हमारा, वो हो जाता है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है मित्रों, जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है, उस संस्कृत वाङ्मय अर्थात संस्कृत साहित्य के दो भाग हैं मित्रों। एक अलौकिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत है। अब अलौकिक संस्कृत में क्या क्या आता है मित्रों, हम उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी साहित्य के विषय में जब अध्ययन करते हैं मित्रों, तो उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हमारे इनसे संबंधित भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो जो हमारा अलौकिक संस्कृत है मित्रों, उसमें हमारे आ जाते हैं, अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे 4 भेद हैं, अर्थात उसके भी मित्रों 4 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेद।
वेद, जिसको मित्रों हम संहिता भी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, जिसको हम वेदों को संहिता बोलते हैं, उसका अध्ययन भी मित्रों अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत किया जाता है। जो हमारा दूसरा है मित्रों, वो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है मित्रों, ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारे अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। फिर इन्हीं वेदों से संबंधित ही मित्रों जो हमारे होते हैं आरण्यक। आरण्यक, ठीक है, वो भी हमारे अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और जो अंतिम है मित्रों, वो हमारा हो जाता है उपनिषद। उपनिषद, ठीक है मित्रों। तो जो हमारे अर्थात जो अलौकिक संस्कृत है, अलौकिक अर्थात जो हमारे लौकिक संस्कृत से भिन्न, लौकिक संस्कृत हमारे कौन कौन से काव्य जो हमारे आज के अर्थात जो आधुनिक समय के या आधुनिक समय से कुछ समय पूर्व के जो महाकवि हुए, जैसे महाकवि बाणभट्ट हैं, भारवी हैं, हमारे कादम्बरी है, इनसे पूर्व जो हमारे, जैसे हम वेदों की रचना साक्षात ब्रह्मा के द्वारा मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो वेदों की रचना की है वो साक्षात ब्रह्मा ने की है, और वेदों से ही संबंधित हमारे आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण होते हैं। तो ये इसीलिए मित्रों जो हमारे ये चारों भेद हैं, ये अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, अलौकिक संस्कृत के विषय में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में कौन कौन से साहित्य आते हैं या इसके क्या भेद हैं, इसके कौन कौन से भेद हैं। तो मित्रों जो हमारी लौकिक संस्कृत है, इसके दो भेद माने गए हैं। इसके जो है दो भेद माने हैं। पहला भेद जो है मित्रों वो है हमारा दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, तथा जो दूसरा भेद है मित्रों वो हमारा है श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य। ठीक है मित्रों, एक हमारा दृश्य काव्य, दूसरा हमारा श्रव्य काव्य। अब जैसे कि मित्रों आप नाम से ही इस चीज को समझ सकते हैं कि दृश्य और श्रव्य, जिन चीजों को हम देखकर काव्य अर्थात जिससे हम अपना मनोरंजन करते हैं या जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो सभी ग्रंथ हमारे काव्य कहलाते हैं। तो जो दृश्य अर्थात देखने योग्य काव्य होते हैं वो हमारे दृश्य काव्य कहलाते हैं, और जो सुनने योग्य काव्य होते हैं मित्रों वो हमारे श्रव्य काव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी जान लेते हैं, जैसे कि दृश्य काव्य जो हमारे हैं इसके भी दो भेद हैं। ठीक है, अब वो दो भेद कौन कौन से हैं उसको भी जानते हैं मित्रों। तो जो दृश्य काव्य हमारे उसके दो भेद हैं, उसमें पहला भेद है रूपक, और द्वितीय भेद जो इसी का है वो है मित्रों उपरूपक, उपरूपक। ठीक है मित्रों, तो जो दृश्य काव्य है उसके दो भेद हैं, प्रथम रूपक और दूसरा उपरूपक। अब जैसे कि रूपक क्या होते हैं, तो मित्रों जो हमारे नाटक, प्रकरण और डिम, इहा, मृग और भाण, समवकार इत्यादि जो वीथी इत्यादि जो हमारी रचनाएं होती हैं वो हमारे सभी रूपक के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कालिदास के रूपकों की संख्या कितनी है। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि कालिदास की जो कुल रचनाएं हैं मित्रों वो उनकी संख्या 7 है। ठीक है, किंतु यदि रूपक पूछा जाता है तो रूपकों की संख्या मित्रों 3 मानी गई, क्योंकि रूपक अर्थात नाटक, जो नाटक इत्यादि हमारे आते हैं वो सभी रूपक के अंतर्गत आते हैं। तो क्योंकि रूपक पूछा जाता है तो नाटक को कहा जाता है, क्योंकि नाटक, प्रकरण, भाण, इहा, मृग, वीथी, डिम, समवकार जो भी है हमारे वो रूपक के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों हम उपरूपक की बात करते हैं, तो जो नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य राशि, प्रस्थान इत्यादि जो होते हैं मित्रों वो हमारे उपरूपक हैं। ठीक है मित्रों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि रूपकों की संख्या कितनी है और उपरूपकों की संख्या कितनी है। तो मित्रों दृश्य काव्य के अंतर्गत जो रूपक और उपरूपक के दो भेद किए गए हैं, तो उनमें जो रूपकों की संख्या है वो रूपक हमारे मित्रों 10 माने जाते हैं, अर्थात रूपक जो है वो हमारे 10 हैं, और जो उपरूपक है मित्रों वो हमारे 18 उपरूपक हैं। यानी कि रूपकों की संख्या 10 और उपरूपकों की संख्या 18 है। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने दृश्य काव्य के विषय में अध्ययन कर लिया। अब हम जानते हैं जो हमारा श्रव्य काव्य है इसके कितने भेद हैं, अर्थात श्रव्य काव्य जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके भी हम जो भेद हैं उसको हम जान लेते हैं। तो इसके मित्रों 3 भेद माने गए हैं। इसके जो भेद है वो 3 भेद माने गए हैं।
पहला जो भेद है मित्रों वो है पद्य काव्य। पद्य काव्य, ठीक है, पहला जो है वो पद्य काव्य होता है। जो द्वितीय भेद है वो हो जाता है मित्रों गद्य काव्य, ठीक है, पद्य काव्य, गद्य काव्य। और तीसरा जो होता है मित्रों वो होता है चंपू काव्य। चंपू काव्य, ठीक है। आपने जाना कि पद्य, गद्य और चंपू के भेद से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं। अब जैसे कि पद्य के नाम से ही पता चल रहा है मित्रों कि पद्य काव्य कौन सा होता है। पद्य अर्थात जिसको गाया जाता है वो हमारा पद्य काव्य होता है। गद्य काव्य जो केवल गद्य में रचित होता है वो हमारा गद्य काव्य होता है, ठीक है। अब जो चंपू काव्य है ये क्या होता है, तो मित्रों पद्य और गद्य इन दोनों का जो मिला हुआ रूप होता है, अर्थात जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों होते हैं वही हमारा चंपू काव्य होता है, ठीक है मित्रों। तो हमने गद्य भी जाना, पद्य भी जाना और चंपू भी जान लिया। अब जैसे कि हम गद्य काव्य की बात करें मित्रों कि गद्य काव्य हमारे कितने भेद होते हैं, गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, तो जो हमारा गद्य काव्य है मित्रों इसके भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं इसको भी हम लिख लेते हैं। तो मित्रों प्रथम कथा और द्वितीय होती है हमारी आख्यायिका। आख्यायिका, ठीक है मित्रों। गद्य काव्य जो है वो हमारे गद्य काव्य के भी 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका, ठीक है। अब जैसे हमारी बाण भट्ट कृत जो कादम्बरी लिखित है, कादम्बरी वो हमारी कथा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हमारा जो कथा है, कादम्बरी है, वो हमारी कथा है। और महाकवि बाण भट्ट का ही जो द्वितीय ग्रंथ हम हर्षचरितम जिसको जानते हैं, हर्षचरितम जो ग्रंथ है वो मित्रों आख्यायिका है, ठीक। अब आख्यायिका और कथा में अंतर क्या होता है, तो मित्रों जो कवि कल्पित अर्थात जो कल्पना से ही उत्पन्न होती है वो कथा होती है, और जो किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित हो या जिसमें किसी राजा का वृत्तांत हो वह हमारी आख्यायिका कहलाती है, ठीक है मित्रों। तो हम लोगों ने गद्य को जाना, चंपू को जाना, श्रव्य को जान लिया, दृश्य को जान लिया, लौकिक और अलौकिक के भेद से जो हमारे संस्कृत वाङ्मय के 2 भेद हैं उनको भी जान लिया मित्रों। अलौकिक के 4 भेद वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। वेदों को हम संहिताएं भी कहते हैं, संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत के 2 भेद हैं जिसमें दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य आता है, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया। दृश्य काव्य के 2 भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक, और रूपकों की संख्या मित्रों 10 और उपरूपकों की संख्या 18 मानी गई है, ठीक है। अब जो हमारा श्रव्य काव्य है इसके 3 भेद माने गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य जो गेय होता है वो पद्य काव्य कहलाता है, जो गद्य में लिखित होता है वो गद्य काव्य होता है, जिसके भी 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। और चंपू गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है वो हमारा चंपू काव्य होता है, ठीक है मित्रों। तो इस चीज के विषय में हम लोगों ने जान लिया है। अब जो हमारे पास बचा हुआ है मित्रों वो हमारा रह जाता है पद्य काव्य, तो हम इसको भी जानेंगे अभी। तो पहले इसको 1 मिनट बिगाड़ लेते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस हो जाए पूरा लिखने के लिए। तो हम इसको बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद में हम पद्य काव्य जो हमारा है उसके विषय में भी डिस्कशन कर लेंगे कि पद्य काव्य जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम पद्य काव्य की बात करते हैं। तो जो हमारा पद्य काव्य था मित्रों, पद्य काव्य, इसके मित्रों 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। इसके भी मित्रों 3 भेद माने गए हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला इसका जो भेद है मित्रों वो है हमारा महाकाव्य, ठीक है मित्रों। जो महाकाव्य है वो भी पद्य काव्य ही होता है, अर्थात पद्य काव्य का जो प्रथम भेद है वो मित्रों महाकाव्य है। जो द्वितीय भेद है वो होता है मित्रों खंड काव्य, खंड काव्य, ठीक है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताती चलती हूँ साथ में, क्योंकि महाकाव्य तो आपको बहुत सारे मालूम भी होंगे, जैसे किरातार्जुनीयम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, नैषधीय चरितम है, ये सारे हमारे महाकाव्य हैं।
और खंड काव्य में हम मेघदूतम, ऋतु संहार, इन सभी को हम खंड काव्य के अंतर्गत रखते हैं। और जो तृतीय हमारा भेद है पद्य काव्य का, उसमें आ जाता है मित्रों मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, ठीक है मित्रों। तो पद्य काव्य के भी 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। अब महाकाव्य के भी मित्रों 2 भेद किए गए हैं, जिसमें एक बोला जाता है हमारा महाभारत विकासशील, जो महाभारत कालीन है, और दूसरा रामायण कालीन। तो विकासशील महाभारत तथा जो द्वितीय है वो है अलंकृत रामायण, ठीक है मित्रों। महाभारत के भी महाकाव्य के भी 2 भेद किए गए हैं, विकासशील महाभारत और द्वितीय जो है वो है अलंकृत रामायण, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी महाकाव्य के विषय में यदि आप देखते हैं, अधिकांशतः हमारे जो महाकाव्य होते हैं, ये उल्टा लिख गया मित्रों, ये रामायण है, रामायण, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी अधिकतर जो हमारे महाकाव्य हैं, जितने भी संस्कृत के महाकाव्य हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांशतः जो महाकाव्य हैं, या तो उनमें से महाभारत आश्रित है या फिर मित्रों रामायण आश्रित है। इसीलिए महाकाव्यों के भी 2 भेद बताए गए, महाकाव्य के भी 2 भेद माने गए हैं। अब जैसा कि मित्रों हम लोगों ने महाकाव्य को ही यहाँ क्यों रखा लास्ट में, क्योंकि मैंने अभी आपको आरंभ में बताया था कि आज हम जिस ग्रंथ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं मित्रों, वो हमारा महाकाव्य ही है, जिसका नाम है मित्रों किरातार्जुनीयम। तो आज से हम जिसका अध्ययन करेंगे मित्रों, वो हमारा किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम, ठीक है। और जिसके जो प्रणेता हैं मित्रों, वो कौन है, वो महाकवि भारवी हैं। तो महाकाव्य हमारे भारवी कृत जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, हम मित्रों क्या करेंगे, आज से उसी किरातार्जुनीयम का हम अध्ययन आरंभ करेंगे, ठीक है मित्रों। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हालांकि हमारे जो किरातार्जुनीयम जो हमारा ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित है, चाहे वो LT हो और चाहे TGT हो, उन दोनों में ही हमारा किरातार्जुनीयम का जो प्रथम अंक है, उसका अध्ययन करना है। किंतु मैंने आप सभी को बोला था कि मैं किसी भी ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करूंगी, उससे पहले उस ग्रंथ की भूमिका भाग से जो हमारे बनने वाले प्रश्न है मित्रों, उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं मित्रों, क्योंकि हम लोगों ने आज संस्कृत साहित्य पूर्व वाङ्मय के विषय में अध्ययन कर लिया है, तो मित्रों जो हमारा किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, इसके हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, और उसके बाद कल से हम और भी आपके जो भूमिका भाग से बनने वाले प्रश्न हैं उनको आप सभी के समक्ष रखेंगे, और उसके बाद हम प्रथम अंक जो हमारा है उसके श्लोकों का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो मित्रों जैसे कि हमारा जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, आप सभी जानते हैं कि जो इसके प्रणेता हैं, अर्थात जो इसके प्रणेता रचनाकार हैं, वो कौन है, वो हमारे महाकवि भारवी है, ठीक है। महाकवि भारवी ही किरातार्जुनीयम के प्रणेता हैं, और ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि जो महाकवि भारवी हैं, इनकी एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम ही है। और जो किरातार्जुनीयम हमारा ग्रंथ है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, और बृहत्त्रयी में भी मित्रों इस ग्रंथ को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत अद्वितीय ग्रंथ माना गया है, और इस एक ग्रंथ से अर्थात एक रचना से ही मित्रों जो हमारे महाकवि भारवी हुए हैं, उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है कि आज संपूर्ण संस्कृत जगत में मात्र एक किरातार्जुनीयम रचना के द्वारा ही हम महाकवि भारवी को जानते हैं,
ठीक है मित्रों, अब जैसे कि भारवी जो हमारे किरातार्जुनीयम के प्रणेता हैं, इनकी एक उपाधि भी है। इनकी एक उपाधि या ऐसे मान लेंगे जो इनका द्वितीय नाम या उपनाम है, तो मित्रों जो इनका उपनाम है या उपाधि है तो मित्रों है आतपत्र भारवी। ठीक है मित्रों, भारवी की जो उपनाम या उनकी उपाधि है तो वो कौन सी मित्रों, आतपत्र भारवी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने किसी श्लोक में एक जो स्वर्ण से निर्मित छत्र की बात की है, उसका इतना अच्छा और विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है कि उस वर्णन के कारण ही, क्योंकि आतपत्र माने मित्रों छाता होता है, और उसके आधार पर ही इनको आतपत्र भारवी की उपाधि दे दी गई है। साथ ही मित्रों आप लोगों ने एक इनकी प्रशस्ति भी सुनी होगी, नारिकेल फल समन्वित वचः। नारिकेल फल समन्वित वचः। तो मित्रों ये जो प्रशस्ति है वो भारवी के विषय में जो हमारे मल्लीनाथ हुए हैं, मल्लीनाथ जी ने भारवी के विषय में उस प्रशस्ति को बोला है, जो कि क्या है, नारिकेल फल समन्वित वचः। ठीक है, साथ ही मित्रों एक आप लोगों ने एक और प्रशस्ति सुनी होगी, भारवे अर्थ गौरवम। भारवे अर्थ गौरवम। तो जो भारवे अर्थ गौरवम प्रशस्ति महाकवि भारवी को दी गई है, उसके जो वक्ता हैं या जिन्होंने दी है वो मित्रों अज्ञात है। उनके विषय में कोई निश्चित नहीं बोला जा सकता है कि उनको ये प्रशस्ति किसने दी है, तो वो अज्ञात है, या फिर ऐसे के लिए कि किसी ने कश्यपी अर्थात किसी के द्वारा उनको ये उपाधि दी गई है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे कुछ और भी प्रश्न दो चार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो भारवी है उनका समय क्या माना जाता है, उनका जो समय है मित्रों वो क्या माना जाता है। तो भारवी जो हमारे महाकवि हैं उनका समय 600 ईस्वी के लगभग ठीक है मित्रों, 600 ईस्वी के लगभग महाकवि भारवी का समय माना जाता है। अब मित्रों चाहे इसको हम अपना दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें कि हमारे जितने भी महाकवि हुए, जैसे महाकवि कालिदास हैं, महाकवि भारवी हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं, हम किसी भी महाकवि के विषय में वर्णन कर लें तो हम ये पाते हैं मित्रों कि इन लोगों ने स्वयं अपने विषय में या अपने जन्म के विषय में, अपने वृत्तांत के विषय में, अपने माता पिता या अपने स्थान के विषय में किसी भी हमारे महाकवि ने स्वयं कुछ भी नहीं कहा है। हम किंवदंतियों के द्वारा, जो हम लोगों ने सुन रखा है, उन किंवदंतियों के द्वारा हम इनका अनुमान लगा लेते हैं। तो मित्रों बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल हमारे जो इससे बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे, और साथ ही साथ भूमिका से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के समक्ष रखूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कीजिए। नमो नमो मित्रों।